नमस्ते प्यारे साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के भाग 2 यानी कि दूसरे क्लास में वर्ण परिचय के अंतर्गत वर्ण तथा इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज से पहले इससे पहले वाले क्लास में हमने वर्ण परिचय के अंतर्गत भाग 1 में प्रत्याहार यानी कि माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा था तथा उस टॉपिक को बिल्कुल आसान वे में समझा था तथा मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था जिसे शायद आप लोगों ने बनाया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग परिचय के अंतर्गत वर्ण तथा इसके प्रकार को पढ़ते हैं। इससे पहले हम क्लास शुरू करें, इससे पहले हम आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल पर सारथी बैच लॉन्च हुआ है, जिसके अंतर्गत 9th to 12th के बच्चों को हिंदी, संस्कृत बुक और व्याकरण पूरा अच्छा तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों का यह काम है कि आप 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों को यह क्लास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास में जुड़कर अपना पढ़ाई कर सके। आपके मात्र एक शेयर से किसी का भविष्य बन सकता है और वह अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सकता है। तो मैं तो आपसे आशा करूँगा, ऐसा निवेदन करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को दूसरे के पास में पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करें। और एक अनुरोध है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का यह क्लास कैसा लगा है और आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लास का होमवर्क बनाया था या नहीं बनाया था, यह भी हमें कमेंट में बताइए। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूं तथा उसका उत्तर भी देता हूं। आप में से जो भी बच्चा जो रेगुलर कमेंट करता होगा उसे मालूम होगा कि मैं उत्तर भी देता हूं कमेंट का। तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। बाकी आइए, आज के इस क्लास में हम लोग अपने टॉपिक वर्ण तथा इसके प्रकार पे चलते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग अपने आगे की टॉपिक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वर्ण का परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ण का परिभाषा। यहाँ पर वर्ण का परिभाषा संस्कृत भाषा में दिया गया है। चिंता मत कीजिए, हम इसको हिंदी में भी लिखेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप संस्कृत का स्टूडेंट है, तो आप संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ बातों को संस्कृत में समझें तथा संस्कृत में लिखें। 9th 10th के बच्चे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, मतलब कि संस्कृत मत लिखिए, आप हिंदी में समझिए। लेकिन अगर आप 10th से ऊपर के बच्चे हैं तो आप संस्कृत के शब्दों को भी लिखें, संस्कृत के वाक्यों को भी लिखें और हिंदी में तो समझना है ही। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर वर्ण का परिभाषा लिखा हुआ है संस्कृत में कि वर्णयते अभिव्यंज्यते व लघुतमो ध्वनि ये न सह वर्ण। क्या लिखा हुआ है? वर्णयते अभिव्यंज्यते व लघुतमो ध्वनि ये न सह वर्ण। यानी कि लघुतमो ध्वनि की यानी कि वह छोटा से छोटा ध्वनि जिसको हम अभिव्यंजित करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह छोटा से छोटा ध्वनि जिसको हम लिखते हैं, अभिव्यंजित कर सकते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। यानी कि उससे नीचे यानी कि उससे छोटा आप कोई नहीं है, वही क्या है? सबसे छोटा इकाई है। या दूसरे भाषा में हम इसे लिख सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। ठीक है, कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा ना हो, यानी कि जिसको हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। व्याकरण में सबसे पहले हमें वर्ण इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि व्याकरण का जो बेस है यहीं से तैयार होता है, यहीं से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से ऐसे करते 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 हम पूरे व्याकरण को, पूरे भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमें यह ज़रूरत है कि हम सबसे पहले वर्ण को समझ लें अच्छी तरह से। और अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि वर्ण भाषा या व्याकरण का सबसे
सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि भाषा सॉरी वर्ण भाषा या व्याकरण का सबसे छोटा इकाई होता है। इसके बाद हम यह ऐड कर सकते हैं कि संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या 50 होती है। कितनी होती है? 50 होती है। ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है, और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हिंदी वाले समझ करके 52 मार देते हैं, और खैर 52 नहीं, अब हिंदी में भी 53 हो गया है ना। तो यह समझिए कि हिंदी संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 50 होती है। हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि ये बार बार ध्यान में आए। वर्णों की जो संख्या कितनी होती है? 50 होती है। कौन कौन? तो आइए इसको देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि क, ख हलंत, ग हलंत, च हलंत, छ हलंत, म हलंत, ध हलंत। तो इसी तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं। अ, आ, य हलंत, ल हलंत आदि। इस तरह से और भी कई सारे हैं। तो यहाँ पर हम हलंत क्यों लगाए हैं, आप यह समझ रहे हैं क्यों लगाए हैं? तो लगाने के पीछे का कारण यह है कि हम अभी वर्ण पढ़ रहे हैं और वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता है। यहीं पर हम आप लोगों को बताए थे, इसी बात को समझाने के लिए कल क्लास में हम पहले क्लास में बताए थे, जब हम लोग प्रत्याहार पढ़ रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि वर्ण और अक्षर के बीच में हम कल आप लोगों को अंतर बताएंगे। तो अंतर क्या है जरा इसको भी समझ लीजिए। तो एक तरफ हम वर्ण लिख रहे हैं और एक तरफ अक्षर। इधर वर्ण है और इधर अक्षर। तो सबसे पहला टॉपिक हम लिखेंगे, मतलब टॉपिक क्या है, मतलब कि पहला पॉइंट लिखेंगे वर्ण के लिए कि यह सबसे छोटी इकाई होती है। और इसमें हम लिखेंगे कि यह वर्णों तथा मात्राओं से मिलकर बनती है। बात समझ में आया कि वर्ण क्या है? तो यह सबसे छोटा इकाई है, मतलब कि इससे नीचे नहीं। लेकिन अक्षर क्या है? तो ये वर्णों से मिलकर के बनता है, यानी कि वर्ण से जस्ट थोड़ा एक स्टेप आगे होता है अक्षर। वर्ण से ठीक एक स्टेप आगे होता है अक्षर, यानी कि वर्णों के मेल से कई सारे वर्ण मिल करके, 2 या 2 से अधिक वर्ण मिल करके एक अक्षर का निर्माण करते हैं। आगे हम लिख सकते हैं कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, लेकिन इसे यानी कि अक्षर में इसे तोड़ा जा सकता है। कैसे? तो आइए एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हम इसमें अगर हम ले ले क, ज, ल, म, त, तो क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? इससे नीचे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मान के चलिए कि इससे नीचे क्या है? शून्य है, कुछ नहीं है इससे नीचे। यही सबसे बेस है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम अक्षर में आए और अक्षर में आकर के देखिए कि अगर हम यहाँ पर लिख दें म, त, क, इस टाइप से,
तो हम इस म को तोड़ सकते हैं। म को किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो ये देखिए, तो म को हम तोड़ सकते हैं म हलंत प्लस अ के रूप में। त को तोड़ सकते हैं त हलंत प्लस अ के रूप में। क को तोड़ सकते हैं क हलंत प्लस अ के रूप में। यानी कि अक्षर को तोड़ा जा सकता है, वर्णों को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो यह कुछ अंतर है। बहुत से लोग इस अंतर को नज़रअंदाज कर देते हैं और वर्ण और अक्षर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यह गलत बात है। वर्ण और अक्षर में थोड़ा सा अंतर है, उसको स्पष्ट रखना चाहिए। भले यह अलग बात है कि हम बोलते समय वर्णों का उपयोग नहीं करते हैं, अक्षर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वर्ण को हम अच्छे तरह से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग अक्षर का उपयोग करते हैं। अक्षर में जो स्वर है वह मिला रहता है, इसलिए हम उसको अच्छी तरह से बोल पाते हैं। जैसे क बोलना है तो हम जो क बोल रहे हैं वह यह अक्षर बोल रहे हैं, न कि यह वर्ण बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको उच्चारित नहीं कर सकते हैं। ये जो है आधा क, इसको उच्चारित नहीं कर सकते। अगर बोलना भी होगा तो हम इस तरह से बोलेंगे, आधा क आधा च, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा उटपटांग लग रहा है। तो इसीलिए वर्ण के जगह पर अक्षर का हम लोग उच्चारण करते हैं, जैसे क ख ग घ अंग। तो ये हुआ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वर्ण का परिभाषा समझ में आया होगा। अब आइए इसके प्रकार को समझते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं वर्ण के प्रकार। अब हम लोग इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं कि संस्कृत व्याकरण में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो वर्णों की संख्या है संस्कृत में 50, इसको सही से अध्ययन करने के लिए वर्णों को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। आइए अब इसको देखते हैं कि कौन कौन सा 3 भाग होने वाला है। तो हम लिखेंगे कि अध्ययन के अनुसार, अध्ययन के अनुसार वर्ण को सुलभता से समझने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। और वह 3 भाग कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण, और तीसरा है अयोगवाह वर्ण। ठीक है, यानी कि हम इसको सही से समझ सके, इसे समझने में हमें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए संस्कृत में वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है उसका नाम है स्वर वर्ण, दूसरा जो है व्यंजन वर्ण, और तीसरा है अयोगवाह वर्ण। तो आइए अब इस तीनों प्रकारों को अच्छा तरह से हम लोग अब आगे समझते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हम लोग वर्ण के पहले प्रकार, जिसका नाम क्या है? स्वर वर्ण, इसको पढ़ रहे हैं। तो स्वर वर्ण का संस्कृत में यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। 11th 12th वाले बच्चे संस्कृत परिभाषा को लिखेंगे तथा 9th 10th का बच्चा सिर्फ इसको समझ करके छोड़ दे। आप लोग हिंदी वाले परिभाषा को लिखिएगा, ठीक है, और हिंदी वाले परिभाषा से समझिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी कि जो खुद पे राज करता हो, यानी कि जो खुद से उच्चारित होता है, वो जिसको किसी और की सहायता का जरूरत नहीं हो, वही क्या है? स्वर वर्ण है। बात समझ में आई? यानी कि दूसरे भाषा में हम यह लिख सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं।
ठीक है। यानी कि यह एक ऐसा प्रकार का वर्ण है ना जिसको उच्चारण के समय में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत ही नहीं है, वह खुद से उच्चारित होता है ना। जैसे आप लोग ऐसे समझिए कि क्लास में दो तरह का बच्चा होता है, एक होता है तेज और एक होता है भोत, यानी कि जिसको कुछ नहीं आता है, गोबर गणेश। तो तेज बच्चा जो होता है वो तो खुद से माने कि एकदम रोब में रहता है कि हमको किसी का तो जरूरतें नहीं है, सर एक बार बता देंगे उसके बाद तो हम धाए 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 बनाते चल जाएंगे क्वेश्चंस को। लेकिन जो भोतका होता है वो आस लगेले रहता है, इधर ताकेगा उधर ताकेगा, उसमें से देखेगा उसमें से देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्वर है वह क्या है, तेज बच्चा है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो आगे देखिए कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 13। हम इसको हाईलाइट कर दिए हैं। हम संख्या वाले जो भी शब्द है उसको हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का नज़र उस पर पड़े। बोर्ड एग्जाम में संख्या वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए, और वह कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, ली, ए, ओ और औ। ये सब के सब जो है कि 13 स्वर है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 प्रकार के मतलब कि 13 स्वर वर्ण होते हैं। अब इन सबको हम अपने अध्ययन के लिए 3 भाग में और बांट देंगे मात्रात्मक हिसाब से, यानी कि इनकी जो मात्रा होती है, आप यहाँ पर देखिए कि अ का तो कोई मात्रा ही नहीं होता है, आ का मात्रा इस टाइप का होता है, हर्षी का मात्रा यह है, दीर्घी का मात्रा यह है, हर्ष उ का मात्रा यह है, दीर्घु का मात्रा यह, री का मात्रा, दीर्घ री का मात्रा, ली का मात्रा, ए का मात्रा, ए का मात्रा, यह है ओ का मात्रा और यह है औ का मात्रा। ठीक है, तो मात्रात्मक हिसाब से हम इसे 3 और भागों में बांटते हैं। वह 3 भाग कौन कौन है, तो वह देखिए। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे आगे कि स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक। दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। और तीसरा जो है वह है प्लुत स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। अब हम लोग इसको बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अब स्वर वर्ण को देखेंगे, उसके बाद दीर्घ स्वर वर्ण और उसके बाद प्लुत स्वर वर्ण को देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर वर्ण को देखते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण, तो इसका जो परिभाषा हो जाता है कि वैसा स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण
जिसके उच्चारण में उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, एक मात्रा का समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वरवन कहते हैं। ह्रस्व स्वरवर्ण कहते हैं। ठीक है, माने कि आप ऐसे समझिए कि ह्रस्व स्वर वर्ण वैसा स्वर वर्ण है जिसके उच्चारण में मात्र और मात्र एक मात्रा का 1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, और एक मात्रा का समय लगने के कारण इसे एक और नाम दिया गया है कि एक मात्रिक स्वर वर्ण। तो यह भी घुमा करके जब पूछना होता है तो इस तरह से पूछ देता है। ठीक है, तो आप यह भी ध्यान रखिएगा कि ह्रस्व स्वर वर्ण को ह्रस्व स्वर वर्ण को एक मात्रिक स्वर वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तथा इसे मूल स्वर वर्ण भी कहा जाता है। मूल स्वर वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है, और यह भी लिख लीजिए कि इसकी संख्या कितनी होती है, कि ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या, ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 5। कौन कौन, तो अ, ई, उ, री और लृ होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है अ, ई, उ, री, लृ, इन सबको बोलने में मात्र और मात्र एक पल का समय लगता है, 1 सेकेंड का। जैसे 1 सेकेंड में आप बोल सकते हैं अ, ई, उ, री, लृ, अयुरी लृ। क्या है, अयुरी लृ। तो ह्रस्व स्वर वर्ण आपको समझ में आया होगा कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें एक मात्रा का समय लगता है इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर वर्ण भी कहते हैं। और यह क्या है, मूल स्वर वर्ण है, इसलिए इसको मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। इसकी संख्या 5 होती है, अ, ई, उ, री, लृ, ये मूल स्वर वर्ण है। ठीक है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। आप आगे देखिएगा, यानी दीर्घ स्वर वर्ण में जब जाइएगा तो कुछ मिलावट आएगा, लेकिन इसमें मिलावट नहीं है। यह क्या है, मूल है। बात समझ में आया आप लोगों को? आशा है कि अब हम आगे चल सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो भी समझाना था हम आप लोगों को समझा दिए। यानी कि जब आप इस स्वर वर्ण को उच्चारण करते समय जब आप इसको बोलिएगा तो एक मात्रा में बोला जाता है, इसलिए इसको ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको दूसरे प्रकार को देखते हैं जिसका नाम क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण। आइए अब हम लोग दूसरे प्रकार को देखते हैं, जो स्वर वर्ण का दूसरा प्रकार है जिसका नाम क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण। क्या नाम है, दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण की अपेक्षा
दो गुना समय लगे, समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता था, तो उसके अपेक्षा यानी कि ह्रस्व स्वर वर्ण की अपेक्षा दो गुना समय लगे, यानी कि ह्रस्व स्वर वर्ण की अपेक्षा में स्वर वर्ण के उच्चारण में एक समय एक सेकंड की समय, तो दीर्घ स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 सेकंड की समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु देकर के इसको भी लिख लीजिए क्योंकि पूछ देता है। द्विमात्रिक स्वर वर्ण भी कहते हैं ठीक है, आगे लिख लीजिए कि इसकी संख्या 8। कौन कौन? तो आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री, उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ होती है। ठीक है, होती है। ये 8 दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, इन सभी के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ जब हम बोल रहे हैं तो अ बोलने की अपेक्षा इसमें 2 गुना समय लग रहा है। कैसे? अ जितना बोलने में समय लगा उससे दुगुना समय लगता है आ बोलने में। ई बोलने में जितना समय लग रहा है उससे दुगुना समय लगता है दीर्घ ई बोलने में। मतलब बात समझ रहा है ना? इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं या दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, मतलब बड़ा स्वर वर्ण। ह्रस्व मतलब छोटा होता है और दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो ह्रस्व स्वर वर्ण को एक मात्रिक स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण को द्विमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रकार कौन सा है? तो आइए देखते हैं। तो तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण। ठीक है, तो इसका क्या परिभाषा हो जाता है कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अब दीर्घ स्वर वर्ण, मतलब कि प्लुत स्वर वर्ण के उच्चारण में अब दीर्घ स्वर वर्ण की भी अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर वर्ण की अपेक्षा की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, या यह लिख दीजिए कि अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि दीर्घ की अपेक्षा भी इसमें ज्यादा समय लगता है। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का? 3 मात्रा का। इसलिए इसका एक अन्य नाम भी है त्रिमात्रिक स्वर वर्ण। त्रिमात्रिक स्वर वर्ण, त्रिमात्रिक स्वर वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या अनंत होती है। इसकी संख्या अनंत
होती है। ठीक है, अनंत कैसे होती है? तो इसमें इस प्रकार का हिंदी का थ्री जोड़ करके अनेकों, मतलब कि वन बनाया जा सकता है। ठीक है, पुरुष स्वर वन, अनेकों पुरुष स्वर वन बनाए जा सकते हैं। इसमें ये जोड़कर अनेकों प्लुत स्वर वर्ण बनाई जा सकती है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग देखते हैं ओम लिखा हुआ, क्या? ओम। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मतलब कि इस थ्री, हिंदी का ये जो थ्री लिखा हुआ है, इसके लगने का मतलब है कि यह जिसके भी पीछे लगा होगा ना, वह ठीक अपने से आगे वाला का 3 गुना, माने 3 टाइम इसको उच्चारित करवाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? ओम। क्या लिखा है? ओम। बात समझ में आया? उसी तरह राम, श्याम। ठीक है, तो इस तरह से हम अनेकों स्वर वर्ण बना सकते हैं इसको हिंदी के इस तरह के थ्री को जोड़ करके। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसका ज्यादा उपयोग मतलब कि वैदिक संस्कृत में मिलता था, अब तो इसका उपयोग ज्यादा नहीं होता है। इसका उपयोग किसी को पुकारते समय भी किया जाता है, जैसे किसी को बुला रहे हैं कि राम इधर आओ, तो जब बोलते हैं तो थोड़ा मतलब कि जोड़ देते हैं, तो इसका उपयोग हो जाता है, पुरुष स्वर वर्ण का उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग स्वर वर्ण के तीनों प्रकार को अच्छी तरह से समझ लिए कि दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं, पुरुष स्वर वर्ण किसे कहते हैं और ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं। हम अब अ से लेकर के औ तक के सभी स्वर वर्णों को लिखते हैं और एक बार और आपको समझाते हैं बिल्कुल अच्छा से, आसानी वे में। ठीक है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, यहाँ पर जगह है ही तो मिटाते नहीं है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री दीर्घ री ली ए ओ औ। ठीक है, तो इस तरह से हम 13 के 13 सभी स्वरों को लिख दिए। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि संस्कृत व्याकरण में जो स्वरों की संख्या है वो कितना है? 13 है। कौन कौन? तो अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री दीर्घरी ली ए ओ औ। ठीक है, अब किस तरह से हम लोग इसको बांटे थे? तो सबसे पहले देखिए कि जो स्वर वर्ण का प्रकार है उसमें सबसे पहला प्रकार क्या है? ह्रस्व, यानी कि छोटा वाला, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। तो वह कौन कौन है? तो ये देखिए, तो जो छोटा छोटा वाला है जैसे अ, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। उसके बाद ई उ री और लिरी, ये जो पांचों है यहाँ पर हम गोला लगाए हैं, इन पांचों के उच्चारण में एक एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन पांचों को एक नाम दिया गया। क्या? एक मात्रिक स्वर वर्ण। इन पांचों को एक नाम दिया गया कि एक मात्रिक स्वर वर्ण, एक मात्रिक, या इसी का दूसरा नाम लिख लीजिए आप ह्रस्व, या इसी का एक और नाम है मूल स्वर वर्ण। स्वर वर्ण देख लीजिए, इसका कितना नाम हो गया? 3 नाम हो गया। और इसकी संख्या कितनी होती है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 होती है इसकी संख्या। मैं संख्या बार बार इसलिए गिना रहा हूं, इसका दूसरा नाम जो है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में घुमा करके पूछ सकता है। तो आप घूमिए नहीं, आप बात को समझिए, उसके जो भी व्याख्यान है समझिए और यहाँ पर ही क्लियर हो जाइए, है ना। जो भी डाउट है यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, क्लास में ही क्लियर कर लीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिए। जैसे ही पेपर आए तो आप गर्दा उड़ा दें, ताकि, तो यहाँ पर समझना है,
गर्दा उड़ाने के लिए आपको यहाँ पर समझना होगा। तो क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ से पूछ सकता है कि कहेगा कि बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इनमें एक मात्रिक स्वरवन कौन है। तो जब आप पढ़े ही नहीं होंगे कि एक मात्रिक स्वरवन कहते किसको है, तब तो आप भूल जाइएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे तो हर स्वरवन के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए आपको यह सब जानना जरूरी है। क्वेश्चन हम कराएंगे, जैसे ही यह वर्ण वाला टॉपिक समाप्त होगा तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो भी पूछा जाता है, जिस तरह से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जिस तरह से पूछा जाता है, हम इसका प्रैक्टिस अवश्य करवाएंगे। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर होगा, चाहे वो बुक का हो या व्याकरण का हो, हिंदी व्याकरण का हो या संस्कृत व्याकरण का हो, आप लोग को प्रैक्टिस जरूर कराया जाएगा। तो आप लोग इसका टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि सर प्रैक्टिस कैसे होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, उसको अच्छा से समझे, लिखे तथा याद करें। फिर जैसे ही यह क्लास समाप्त होगा वर्ण वाला टॉपिक, उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास दिया जाएगा ताकि आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये हुआ एक मात्रिक स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर्ण के बारे में। अब जो बाकी बच गया, बाकी जो कौन कौन बच गया, तो यहाँ से आ बच गया, बड़ी ई बच गया, बड़ी ऊ बच गया, बड़ी री बच गया, ए बच गया, ऐ ओ औ। इन सभी को एक नाम दिया गया क्या, तो दीर्घ स्वर वर्ण। इसका नाम दिया गया दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, या इसी का एक और नाम है द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 8। संख्या में कितना है, तो 8 है। इस बात को गौर से देखिए और ध्यान से समझिए। बाकी ये जो प्लुत स्वर वर्ण होते हैं, तो इसमें इस तरह का जोड़ करके 3 अनंत हम प्लुत स्वर वर्ण बना सकते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं तथा स्वर वर्ण के प्रकारों को आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अब हम लोग व्यंजन वर्ण की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए अब हम व्यंजन वर्ण को देखते हैं। तो व्यंजन वर्ण का यह परिभाषा है संस्कृत में। ठीक है, 9th वाले ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। संस्कृत का जो परिभाषा है आप उसको स्किप कर दीजिएगा, मतलब छोड़ दीजिएगा। बाकी हिंदी में आप लोग समझिए, हिंदी में भी परिभाषा हम बताएंगे, आप हिंदी की परिभाषा से समझिए। बाकी जो 11th 12th या 12th के ऊपर के क्लास के बच्चे हैं वो इसको समझे। क्या लिखा हुआ है, व्यन्यते वर्णातर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम। यानी कि अलग अलग प्रकार के मात्राओं से मिलकर बने हुए ध्वनि विशेष को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो व्यंजन होता है वह अलग अलग प्रकार के मात्राओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जैसे हम आपको स्वर पढ़ाते समय बताए हैं कि स्वर वर्णों की ये मात्रा होती है, तो उन्हीं मात्राओं से मिलकर के कौन बनता है, तो व्यंजन वर्ण बनता है। व्यंजन के प्रत्येक वर्ण में कोई ना कोई मात्रा छुपा होता है, और खास करके हर एक वर्ण में अ का मात्रा छुपा होता है। ठीक है, तो आइए अब इसको हिंदी में समझते हैं। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि यानी कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में आपको हर हालत में स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ेगा, नहीं तो आप उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आप आगे लिख सकते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। 33 होती है। ठीक है, बात समझ में आया कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और 33 कौन कौन,
तो जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, क ख, ऐसे आप समझिए। एग्जाम्पल में आप पूरा हम लिख दे रहे हैं, क वर्ग से प वर्ग तक तथा यर लव से ह तक। ठीक है, यानी कि क वर्ग से प वर्ग तक और यर लव से ह तक ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। बात समझ में आया? और कितने बच्चों को हो सकता है कि वर्ग समझ में ना आया कि सर ये वर्ग क्या होता है, तो बस थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, आपको वर्ग समझाया जाएगा। हम यहाँ पर व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आपको 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जो आज से पहले आप कहीं नहीं सुने होंगे, कहीं नहीं पढ़े होंगे, और वह गलती आप बार बार कर रहे होंगे। हम वैसा कॉन्सेप्ट आपको बस थोड़ा देर में देने वाले हैं, वेट कीजिए। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे थोड़ी ही देर पहले स्वर वर्ण पढ़ाते समय आपको एग्जाम्पल दिए थे कि क्लास में 2 तरह का बच्चा होता है, एक तेज और एक भूत। तो स्वर वर्ण जो है वह तेज बच्चा है, उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, बस सर एक बार बता दे रहे हैं और वह उसके बाद धराधर 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 क्वेश्चन बनाते जा रहा है। लेकिन जो व्यंजन है ये महाराज जो है थोड़े बोतहर टाइप के हैं, और जब बोतहर टाइप के हैं तो ये आश्रय रख रहे हैं किससे, तो तेजका से, कि थैका हमको बताओ ताकि हम लिख दे बोर्ड एग्जाम में, और नहीं तो फेल तो होना ही है। तो ये तो किसी न किसी के भरोसे है, भोतहर के तरह। ठीक है, अब आइए इसके प्रकारों को देखते हैं, और प्रकारों के अंतर का जो ट्विस्ट है, जो हम आपको कह रहे हैं कि बस 2 मिनट रुकिए आपको बता रहे हैं, वह देखते हैं कि किस प्रकार का ट्विस्ट है और क्या आप लोग गलती कर रहे हैं हमेशा और क्या अब नहीं करना है। इसको जानने के बाद यह गलती अब नहीं करना है, बस 2 मिनट। ठीक है, तो आइए अब इसके प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं। तो लिखेंगे प्रकार। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन? तो सबसे पहले है आपके सामने स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्णों को अध्ययन के अनुसार, मतलब कि अध्ययन करने में सावधानी हो और कुछ सहूलियत हो, इसके लिए व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, तो हम लिखेंगे यहां पर कि वैसा व्यंजन वर्ण, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीभा मुंह के किसी एक भाग को, मुंह के नहीं, यहां पर उच्चारण स्थान के लिखिए, मुंह के नहीं, जीभा उच्चारण स्थान के किसी एक भाग को पूर्ण रूप से
स्पर्श करती हो, स्पर्श करती हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीवा मुंह के किसी एक भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो मुंह उच्चारण स्थान कौन कौन होते हैं? तो मुख्य रूप से 5 उच्चारण स्थान होते हैं। सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 प्रकार के मुख्य रूप से उच्चारण स्थान होते हैं। बाकी 2-3 और होते हैं जैसे कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, ये सब भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और एक नासिक भी। ठीक है, तो इस सब को भी देखेंगे बाद में, पहले अभी इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो उच्चारण स्थान को पढ़ना ही है वर्ण विचार के अंतर्गत। तो ये हुआ बात। आगे हम लिखेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। 25 होती है। कौन कौन? तो यहां पर समझिए, यहीं पर आपको हम वर्ग समझा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं जैसे क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो ये 5 वर्ग होते हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, अब क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग आता है। ठीक है, शुरू वाला जो वर्ण होता है उसी के नाम पर वर्ग बन गया है। तो क वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा क, उसके बाद ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च वर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ और ड़। त वर्ग में आ जाएगा त, थ, द, ध और न। प वर्ग में आ जाएगा प, फ, ब, भ और म। बात समझ में आया आपको? तो इसको वर्ग कहते हैं। पूरे इस क, ख, ग, घ से लेकर के अंग तक को क वर्ग कहते हैं। चौथे से लेकर के य तक को च वर्ग कहते हैं। ट ढ से अर तक को त वर्ग कहते हैं। त थ से न तक को त वर्ग कहते हैं और प फ से म तक को प वर्ग कहते हैं। तो ये जो है 5 5 बचे 25, तो 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, और इसको एक और नाम है, स्पर्श व्यंजन वर्ण का एक और नाम है, क्या है? मूल व्यंजन वर्ण। इसे मूल व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। मूल व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। इस बात को आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई दे देगा और कहेगा कि बताइए इनमें से मूल व्यंजन वर्ण कौन है, ऑप्शन में दे देगा। जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग घबराइए मत, अभी पहले इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का सेशन लाएंगे, ऑब्जेक्टिव का क्लास लाएंगे हर टॉपिक के बाद। टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद आप लोग को अभ्यास के लिए ऑब्जेक्टिव का सेशन आएगा ही आएगा, इसके लिए घबराइए मत। और हाँ, हम आप लोग को बोल रहे थे कि एक ऐसा बात बताएंगे जो आप लोग बचपन से गलती करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको मालूम नहीं है, आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि कहाँ किसका उपयोग होता है। कंफ्यूज है ना? कैसे कंफ्यूज है अभी हम आप लोग को बताते हैं। तो आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रहा है वह क्या है कि सर यहाँ पर ढ होगा, वह ढ बिंदु वाला होगा
या बिना बिंदु वाला होगा? आप जरा इसको क्लियर कर दीजिए, है ना। हम लोग भी बचपन में या जब 11th-12th क्लास में थे तब तक यह क्लियर नहीं था कि किसका उपयोग करना है, लेकिन अब जाकर के क्लियर हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग को भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यह गलती करते हैं, बहुत सारे टीचर भी यह गलती करते हैं। शिक्षक भी अगर कोई देख रहे हैं तो इसको प्लीज सुधारिए और आगे से ध्यान रखिए कि इस टाइप का गलती ना हो। गलती क्या है कि जब हम टॉवर्ग लिखते हैं, टॉवर्ग जिसके अंतर्गत आता है ट, ठ, ड, ढ और अड़, तो इस ढ को लिखते समय ना कितना बच्चा ये समझ लेता है कि बिंदु वाला ढ का उपयोग करना है, और कितना बच्चा बिना बिंदु वाला ढ का उपयोग करता है। जरा हम यहाँ पर जगह बना ले, तो कितना बच्चा बिंदु वाला ढ का उपयोग करेगा और कितना बच्चा है जो बिना बिंदु वाला ढ का उपयोग करेगा। तो हम आप लोग को बता दें कि बिना बिंदु वाला ढ का उपयोग कीजिएगा। बिंदु वाला ढ का उपयोग वर्ग में नहीं होता है। बहुत सारे टीचर भी ऐसा गलती करते हैं। हम स्कूल पढ़ा चुके हैं, मतलब कि स्कूल लाइफ में रह चुके हैं, बच्चों के हिंदी के शिक्षक थे हम स्कूल में। तो वहाँ पर हम देखते थे कि बच्चे बार बार गलती करते थे, कभी ऐसा लिख कर लाते थे तो कभी ऐसा लिख कर लाते थे। वो मतलब उनके मन में कंफ्यूजन हमेशा रहता था कि किसका उपयोग करना है। हम बार बार बोलते थे तो कुछ बच्चे तो सुधार लिए कि बिना बिंदु वाला ढ का उपयोग करना है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूजन में ही रहते थे। तो आप लोग अब कंफ्यूजन में मत रहिएगा, बिना बिंदु वाला ढ का उपयोग करना है। बिंदु वाला ढ का उपयोग टॉवर्ग लिखते समय नहीं करना है। बात समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण के दूसरे प्रकार, जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इस पे ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। ये अब हम लोग दूसरे प्रकार को देखते हैं। तो दूसरा प्रकार जो है उसका नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो लिखेंगे कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में, वैसा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में, उच्चारण में जीभा मुंह के किसी एक भाग को, मुंह के किसी एक भाग को, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती हो, उसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, बात को यहां समझिएगा। यानी कि इसके उच्चारण में जीभा जो है मुंह के किसी एक भाग को परिपूर्ण रूप से स्पर्श तो करता है, लेकिन परिपूर्ण रूप से एकदम स्पष्टता के साथ स्पर्श नहीं करता है, इसलिए इसका नाम अंतस्थ व्यंजन वर्ण पड़ा है। ठीक है, और यह जो है व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, इसलिए भी इसको अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यह बात भी लिख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण स्वर तथा व्यंजन वर्ण के बीच का कड़ी है, यानी कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि इसकी संख्या, यानी अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या, इसकी संख्या
4 होती है। कौन कौन? तो य, र, ल और व, ये 4 इसकी संख्या होती है। तो आप लोग इसको गौर दीजिए, मतलब कि इस पे गौर कीजिए और यह देखिए कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4, य, र, ल और व। बात समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो लिखेंगे कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा या ऊष्मा निकलता हो उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसकी संख्या 4। कौन कौन? तालाब श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह होती है। ठीक है। उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। तालाब श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह। जब आप ये उस व्यंजन वर्ण को जब आप बोलिएगा, अब आप अभी करके देख सकते हैं। ठीक है। आप तालाब स, मूर्धन्य ष, दंत स बोलिए और अपने हाथ को आगे रखिए ऐसे, और जब आप बोलिएगा तो आपको आभास होगा कि आपके हाथ पर गर्म ऊष्मा पड़ रहा है। बोलिए तालाब श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह। जब आप बोलिएगा तो आपको महसूस होगा कि मुंह से गर्म गर्म हवा निकल रहा है। तो इसीलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन वर्ण पड़ा है। नाम से ही स्पष्ट है कि ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो ऐसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा या ऊष्मा निकलता हो उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। तालाब स, मूर्धन्य ष, दंत स और ह। वर्ण के अंतर्गत आप लोग संख्या पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संख्या से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 50। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 13। संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33। संस्कृत में स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 25। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 25। मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 13। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। हम जब आप लोगों को प्रैक्टिस क्लास कराएंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो मतलब कि एक टॉपिक से संबंधित लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन दिया जाएगा वर्ण टॉपिक से संबंधित। उसी के अंदर आपको पूरा तैयारी हो जाएगा, है ना। अलग से किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन को देखने का कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आप पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसी में आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याकरण का टेंशन और बुक का टेंशन संस्कृत और हिंदी का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। 9th to 12th क्लास, है ना। बात ध्यान से सुन लीजिए। बाकी एक और बात कि अगर आप हर क्लास का मतलब कि डेली वाइज जो क्लास होने वाला है, जो क्लास होगा 5:30 बजे शाम को, तो उसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। आपको हर दिन का जो क्लास है उसका फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। और बाकी अगर कोई बच्चा आप में से 11th 12th क्लास का संस्कृत बुक का पीडीएफ लेना चाहता है तो इस नंबर पर 99 रुपया पे करे और अपना पीडीएफ ले। नंबर क्या है? 86 74 90 55 83। बाकी हर दिन क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर फ्री में पीडीएफ मिलेगा हर दिन का क्लास का। जो हर दिन क्लास होगा उसका पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। बाकी आइए अब हम लोग इस व्यंजन वर्ण के जो भी तीनों प्रकार है
इसको एक बार एक साथ समझ लेते हैं। जिस तरह से हम लोग स्वर वर्णों को समझे थे, स्वर वर्ण को लिख करके, उसी तरह अब हम व्यंजन बनाएंगे कि क ख ग को लिख ले रहे हैं, उसके बाद इसको पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग इस चार्ट के माध्यम से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को आसानी से समझ लेते हैं। फिर उसके बाद वर्ण के तीसरे प्रकार यानी कि अयोगवाह वर्ण पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं स्वर वर्ण से। तो स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता बिल्कुल नहीं ली जाती है। वह तेज बच्चा है ना, उसको किसी अन्य की सहायता की जरूरत है ही नहीं। एक बार समझ लेता है, उसके बाद दनादन अपना बनाते जा रहा है। तो वह कौन कौन है? तो वह है अ से लेकर के औ तक, अ से लेकर के औ तक। ठीक, ये इसका नाम क्या है? तो स्वर, स्वर वर्ण। इसकी संख्या में कितना है? तो 13 है। इसकी संख्या कितना है? तो 13। अब इस 13 को और अलग अलग कर दिया गया कि भाई आप लोग को ना एक साथ समझने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को जो सिमिलर मतलब कि समानता वाला है, जिसमें जो भी गुण है वो एक समान है, उसको हम एक साइड कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो थोड़ा अलग गुण वाला है और उसी टाइप के और भी कुछ है, तो उसको एक जैसे ग्रुप में डाल करके उसको अलग कर दे रहे हैं। तो ऐसे करके फिर इस 13 को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग में कैसे? तो जो छोटा छोटा वाला है उसको ह्रस्व नाम दिया गया। तो जैसे अ, ई, उ, री और लृ, इस सब को कहा गया कि आप लोग छोटका हैं, आप लोगों का नाम दिया जाएगा ह्रस्व, ह्रस्व स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। और बाकी जो बच गया, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो इस सब को नाम दिया गया। सॉरी, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, दीर्घरी, दीर्घरी छूट गया है। हम इसको जरा लिख लेते हैं, यहाँ पर एडजस्ट करते हैं कहीं। दीर्घरी उसके बाद लिरी होता है। तो हाँ देखिए, अब दीर्घरी ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो बाकी 8 बच गए, तो ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 होती है। बाकी जो 8 बच गए उसको नाम दिया गया दीर्घ स्वर वर्ण। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद ये स्वर वर्ण का बात हो गया, और प्लुत में तो हो गया कि इस टाइप के 3 को जोड़ करके हम अनंत मतलब कि स्वर वर्ण बना सकते हैं, प्लुत स्वर वर्ण इस टाइप के जोड़ करके। तो बात समझ में आ गया आप लोगों को स्वर वर्णों का कि स्वर वर्ण में क्या कहानी चल रहा है। बाकी आइए ऊपर अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो ऊपर क वर्ग से लेकर के नीचे ह तक, यारो लवा से ह तक, इस पूरे चार्ट को क्या कहेंगे हम? व्यंजन वर्ण। क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। इसको कहेंगे व्यंजन वर्ण। बात समझ में आया? संख्या में कितना है? तो संख्या में 33 है। फिर इसको भी वही बात हुआ, भाई आप लोग को एक साथ समझने में ना बड़ा दिक्कत हो रहा है, हम आप लोग को अलग 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 खंडित करते रहे हैं, तोड़ते रहे हैं। तो क्या किया गया कि देखा गया कि जो क वर्ग से प वर्ग तक है ना, ये सब मूल है। ठीक है, यानी कि इस सभी को हम क्या करते हैं, एक अलग खंड में रख देते हैं। तो कहा कि भाई आप लोग उठिए क वर्ग से प वर्ग तक, और आप लोग का हम एक अलग घर दे रहे हैं। इस घर का नाम हम रख देते हैं मूल व्यंजन या स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, कहा कि आप लोग संख्या में कितना है? तो 25 वो है। कैसे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इस तरह से कहा कि आप लोग क्या है? तो आप लोग मूल व्यंजन वर्ण या स्पर्श व्यंजन वर्ण है, और आप लोगों की संख्या कितनी है? तो 25 है। हम हलंत लगाना भूल गए हैं, तो इसमें हलंत लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में वर्ण पढ़ रहे हैं। अगर वर्ण नहीं पढ़ रहे होते तो हम लोग अक्षर भी लिखते हैं तो चल जाता, लेकिन अभी हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं तो हलंत लगाना जरूरी है। अगर कहीं हलंत नहीं लगा हो तो आप लोग जरा उसको देख लीजिएगा। अगर व्यंजन हो और उसमें हलंत ना लगा हो तो देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं छूट गया होगा। ठीक है, बात समझ में आया? और यार लवा में भी स्वर में तो हलंत लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो खुद से उच्चारित होता है।
तो इनको नाम दिया गया मूल स्वर वर्ण, और बाकी जो नीचे बच गए तो य र ल व, इसको कहा गया कि आप चलिए आपको भी एक अलग दे देते हैं नाम कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा कि आपकी संख्या रहेगी 4 वो। कौन कौन? तो य र ल और व। फिर नीचे बच गया तालाब से मुदन से दंस और ह, तो इसको भी कहा गया चलिए आपका है उदास है, आपको भी एक नाम दे देते हैं उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण आपकी भी संख्या रहेगी 4, तालाब से मुदन से दंस और ह। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हमें स्वर वर्ण समझने में या स्वर वर्ण के किसी एक प्रकार को समझने में दिक्कत हो गया, या व्यंजन वर्ण समझने में हमें दिक्कत हो गया, या व्यंजन वर्ण के किसी प्रकार को समझने में दिक्कत हो गया, तो आप इस तरह का हमें कमेंट कीजिएगा। हम जो अगला क्लास है उसमें उस कमेंट का रिप्लाई देंगे, यानी कि आपको समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट करने से हमें सपोर्ट मिलता है, इसलिए आप लोगों को हम बार बार कहते हैं कि कमेंट कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से आप इस क्लास को और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप और लोगों तक इस क्लास को पहुंचाइए ताकि संस्कृत साथी का थोड़ा प्रचार प्रसार हो सके और जो बच्चा है वह यहाँ आकर के पढ़ सके, तो हम दोनों का फायदा है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। बाकी आइए अब हम लोग वर्ण के तीसरे प्रकार यानी कि अयोगवाह वर्ण पर चलते हैं। ये प्यारे साथियों हम लोग अपने तीसरे प्रकार पर चलते हैं। जो वर्ण का तीसरा प्रकार है इसका नाम है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण, तो इसको समझते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाता है कि वैसा व्यंजन वर्ण जो न तो स्वर हो, वैसा व्यंजन वर्ण जो न तो स्वर हो, स्वर हो और ना ही व्यंजन हो, उसे अयोगवाह व्यंजन वर्ण कहते हैं। अयोगवाह व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि वैसा वर्ण जो ना तो स्वर के अंतर्गत आता है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, बीच में रहने वाला ही पार्टी है। कहता है कि ना हम स्वर जैसा गुण रखते हैं और ना ही व्यंजन जैसा गुण रखते हैं, हम बीच वाला है। इसकी संख्या कितनी होती है तो ये भी लिख लीजिए कि अयोगवाह वर्ण की संख्या, अयोगवाह वर्ण की संख्या, सॉरी यहाँ पे व्यंजन वर्ण नहीं सीधे वर्ण लिखिए। अयोगवाह वर्ण की संख्या 4 होती है। कौन कौन? तो अनुस्वार, विसर्ग, चिह्नामूल्य और उपध्मान्य, ठीक है। ये 4 प्रकार होते हैं अयोगवाह वर्ण के। कौन कौन? तो अनुस्वार, विसर्ग, हम लिख दे रहे हैं सबसे पहले अनुस्वार, ठीक है। दूसरा है विसर्ग, तीसरा है चिह्नामूल्य, और चौथा है उपध्मान्य। उपध्मान्य, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ से अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं यह समझ में आया होगा। यह ना तो स्वर के जैसे अपना गुण रखते हैं और ना ही व्यंजन के जैसे गुण रखते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं कि यह बीच वाला वर्ण है, ठीक है। ये जो है अनुस्वार या अंग का रूप है और अह जो है अह का रूप विसर्ग है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस तरह से हुआ
वर्ण के हम लोग तीनों प्रकार को इस तरह से आप लोग समाप्त किए, मतलब कि अच्छा तरह से पढ़ लिए। बाकी अब जो हमको पढ़ना है वो आगे की क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ण के तीनों प्रकारों को अच्छी तरह से देख लिया, पूरी अच्छी तरह से समझ लिया। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो इस क्लास में, कुछ समझ में ना आया हो या समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा ना लगा हो, तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम अपना तरीका बदल लेंगे। बाकी अगर तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग उसका सराहना करते हुए कमेंट में हमें बता सकते हैं, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे इस तरह के और भी वीडियोज मतलब क्लास देने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छा से अच्छा संस्कृत साथी और आपके लिए मैं कर सकूंगा। तो आप लोग एक कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और इस क्लास को शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले क्लास में।